नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 है, विषय हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इस पाठ पर हम आज चर्चा करेंगे। इसका पहले का एक वीडियो था जिसमें हमने बहुचयनात्मक अर्थात एबेसेद वाले कई प्रश्न लेकर आए थे। वीडियो आपने देखा होगा, ये वीडियो भी पूरा देखें। और इस वीडियो को देखने के पश्चात बहुत कम गुंजाइश बचती है कि हमें और कोई तैयारी करनी पड़े। हम हैं अभिनव सरोवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य। चलिए पहले सबसे पहले एक डिटेल देख लेते हैं कि इस पाठ से 4 अंक के 3 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में किए जाएंगे। इनमें से 2 प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ या बहुचयनात्मक श्रेणी के होंगे जिनका अंक भार एक दोनों एक नंबर के होंगे, अर्थात कुल 2 अंक के होंगे। और एक प्रश्न लघुत्तरात्मक श्रेणी का होगा जिसका अंक भार 2 है। पहला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं। तो प्रमुख जनसंचार माध्यम प्रिंट मीडिया, जिसे मुद्रित माध्यम भी कहते हैं, प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम जिसमें अखबार और पत्र पत्रिकाएं हैं। फिर है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसमें टेलीविज़न, रेडियो आदि आते हैं। और तीसरा है न्यू मीडिया, मतलब इंटरनेट से चलने वाले माध्यम जिनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेल इत्यादि शामिल है। तो कुल मिलाकर ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन से माध्यम हैं, तो 3 माध्यम होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रिंट मीडिया 1, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2 और न्यू मीडिया या इंटरनेट वाली मीडिया 3। तो कुल मिलाकर कितने माध्यम है जनसंचार के? 3 माध्यम। दूसरा प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो उत्तर लिखेंगे, जनसंचार माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के साथ साथ पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की रुचि और ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है कि पाठक क्या चाहता है, दर्शक क्या चाहता है। टीवी पर दर्शक और रेडियो पर श्रोता और पत्र पत्रिकाओं के लिए पाठक, इन तीनों लोगों की ज़रूरत क्या है। वो समय के हिसाब से, जैसे परीक्षा का दौर चल रहा है तो उस समय किस प्रकार की चीज़ें, चुनावों का दौर चल रहा है तो लोगों को राजनीति की बातें सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो अखबार में भी, रेडियो पर भी और टेलीविज़न पर भी इस प्रकार की डिबेट्स आती हैं। जब कोई मैच चल रहा होता है या वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो उसमें उसी से संबंधित खबरें ज़्यादा होती हैं। तीसरा प्रश्न है, खबर या समाचार लेखन के विषय में के बारे में कवि और पत्रकार रघुवीर सहाय का क्या कहना है। कवि और पत्रकार रघुवीर सहाय कहते हैं कि खबर या समाचार लेखन के बारे में कवि पत्रकार रघुवीर सहाय का कहना है कि खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य और समाज को ताकत पहुंचाना है। खबर में लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता, पर 2 या 2 से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत खोल सकता है। मतलब खबर कोई है तो उसमें तथ्य नहीं बदले जा सकते कि कौन कब कहाँ आया। लेकिन यदि मान लो कोई नेतागण आते हैं और वो किसी प्रकार के भाषण में वो जो भी बात कहते हैं और इसके पहले का एक भाषण और दिखा दिया जाता है, उसमें दूसरी बात उन्होंने कही थी, विपरीत बात कही थी, तो लेखक क्या कर सकता है, उन दोनों तथ्यों को एक साथ प्रस्तुत कर सकता है ताकि दर्शक, पाठक या श्रोता उसमें और सही निर्णय ले सके। चौथा प्रश्न है, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में किस प्रकार का अंतर दिखाई देता है। एक तो प्रिंट मीडिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक न्यू मीडिया है। तो जैसे हम मोटे तौर पर देखें कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खास अंतर क्या है। खास अंतर सबसे पहला तो यही होता है कि अखबार या प्रिंट मीडिया वाला जो होता है वह निरक्षर व्यक्ति के काम का नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निरक्षर व्यक्ति भी देख सकता है। इसलिए जो भी प्रिंट मीडिया है उसमें यदि कहीं कोई कठिन शब्द आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका अर्थ वो है देख सकता है, पूछ सकता है, उसके पास इतनी जगह होती है, इतना स्पेस होता है। लेकिन टीवी में बहुत सरल आसान भाषा में शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सुनने वाला व्यक्ति यदि निरक्षर है तो वह भी उसके अर्थ को समझ सके। उत्तर देखेंगे कि जनसंचार के माध्यमों में समाचार की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है।
इनमें अखबार पढ़ने के लिए है, तो रेडियो सुनने के लिए और टेलीविज़न देखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो तीनों एक दूसरा अंतर ये भी हो गया कि अखबार पढ़े जाते हैं, रेडियो सुना जाता है, टेलीविज़न देखा जाता है। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने की तीनों सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हैं। अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का माध्यम है, और टेलीविज़न दृश्य श्रव्य दृश्य माध्यम है, इसलिए वो सामने आकर वहाँ पर बोलना पड़ता है, इसलिए उनकी ड्रेस वेशभूषा है वो भी थोड़ी सी ध्यान रखी जाती है। अखबार के पत्रकार के लिए ज़रूरी नहीं कि वो नहाकर ही लिखे, बिना नहाए भी लिख देगा तो भी काम चल सकता है। पांचवा प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी जनसंचार माध्यम का चयन किस आधार पर करता है? तो कोई भी व्यक्ति किसी भी जनसंचार माध्यम का चयन किस प्रकार से करता है? तो जनसंचार माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और न्यू मीडिया कैसे करता है? तो वह अब आप देख लीजिए, आप किसी चीज़ को देखना, पढ़ना, सुनना चाहते हैं तो किस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और कौन सी का चयन करेंगे? आपके पास तीनों हैं, वही समाचार रेडियो में है, वही टीवी में है, वही इंटरनेट पर है और वही अखबार में है। तो आप अपनी रुचि के हिसाब से देख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि कोई व्यक्ति अपनी रुचियों, ज़रूरतों और स्वभाव के आधार पर जनसंचार के किसी भी माध्यम का चयन करता है। किसके आधार पर? रुचि, ज़रूरत और स्वभाव के आधार पर। अगला प्रश्न है, जनसंचार के माध्यमों की असली शक्ति किसमें है? तो जनसंचार के माध्यमों की असली शक्ति उनके आपस में पूरक और सहयोगी होने में है। जो चीज़ें अखबार में प्रकाशित नहीं की जा सकती, शब्दों का अपना एक बंधन होता है, दायरा होता है, तो उसे टेलीविज़न या रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। और अखबार तो इस प्रकार से वो आपस में क्या हों, एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हों, एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी न हों। सातवां प्रश्न है कि अखबार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, अखबार की में किसी समाचार को पढ़ने और रुककर सोचने व समझने का अवसर मिलता है। आप अखबार पढ़ रहे हैं, एक लाइन आपकी समझ में नहीं आई, आप 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं, किसी दूसरे आदमी से पूछा जा सकता है। तो पढ़ने की का अवसर है, रुककर सोचने और समझने का अवसर है, और यही विशेषता पाठक को एक अलग प्रकार की संतुष्टि देती है। और एक अखबार को एक साथ कई बार पढ़ा जा सकता है, दिन में कई बार पढ़ा जा सकता है, समय बीत जाने के बाद पढ़ा जा सकता है, आप कभी भी उसको पढ़ सकते हैं, उसकी कटिंग को रख सकते हैं। और एक विशेषता और भी है सॉरी इसकी, कि इसको हम संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अखबार को हम किसी भी संदर्भ के रूप में हम दिखा सकते हैं। देखिएगा, ये अखबार में ये समाचार आया था फला तारीख को। टीवी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर दृश्यों के जीवंत होने का एहसास होता है। मतलब क्या है कि टेलीविज़न जैसे रेडियो में सिर्फ सुनाई देता है और अखबार में सिर्फ लिखा होता है, लेकिन टीवी पर वो घटनाएं जो कि तो हमें दिखाई जाती हैं। वहाँ लोग चलते दिखाई दे रहे हैं, बोलते दिखाई दे रहे हैं, भागते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से मिलते भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि अखबार में इस प्रकार का नहीं हो सकता। यदि कोई फ़ोटो छाप भी दी तो भी, और वह फ़ोटो जीवंत नहीं हो सकती। नौवां क्या है कि रेडियो पर खबर या गीत सुनते समय श्रोता जितना उन्मुक्त होता है उतना अन्य किसी माध्यम में नहीं होता। तो ये एक रेडियो की विशेषता है। जैसे आपने ऊपर देखा, पहले अखबार की, उसके बाद में टीवी की, अब रेडियो की विशेषता क्या है? तो रेडियो पर आप फ्री माइंड से काम कर सकते हो, और जितने उन्मुक्त होते हो, आपके दोनों हाथ फ्री हैं, उतना और किसी माध्यम में आप नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर ध्यान लगाना पड़ता है, आपकी आंखों को वहाँ पर ध्यान लगाना पड़ता है। तो रेडियो पर खबर या गीत सुनते समय श्रोता जितना उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र होता है, उतना अन्य किसी माध्यम में नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की सबसे खास विशेषता क्या है? तो इंटरनेट अंतरक्रियात्मक मतलब आपसी संपर्क और सूचनाओं के विशाल भंडार का माध्यम है। एक बटन से यूजर यूजर मतलब इस्तेमाल करने वाला सूचनाओं के अथाह सागर में पहुंच जाता है। यूजर मतलब उपयोगकर्ता जिस विषय के बारे में जानना चाहता है, इंटरनेट के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकता है।
राजस्थान में कितने जिले हैं? 50 जिले। अब आपको मानचित्र में भरने हैं, आपको नाम नहीं पता, न तो 50 जिलों के नाम पता है, न उनकी लोकेशन का पता है, क्योंकि थोड़े ही दिनों पहले बनाए गए थे। तो हम इंटरनेट पर सिर्फ इतना लिखेंगे राजस्थान मैप न्यू, तो आपके पास इमेज, वीडियो और टेक्स्ट तीनों प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। आपको इसी पर भी क्लिक करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो इंटरनेट की सबसे खास विशेषता यह मानी जाती है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम प्रिंट मीडिया है। सबसे पुराना माध्यम क्या है? प्रिंट, जिसे मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। प्रश्न उत्तर की जगह नोट्स के हिसाब से लिखें, देखें। 10वां है, प्रिंट या छपाई या मुद्रण की शुरुआत चीन नामक देश में हुई थी और छापाखाने या प्रेस का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 ईस्वी में गोवा में खोला गया था, जिसमें ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए पुस्तकें छापने का काम शुरू किया था। प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखें कि लिखित प्रिंट मीडियम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। लिखित रूप में होने के कारण भाषा का स्थायित्व रहता है। यहाँ पर जो बोला जाता है वही लिखा जाता है यहाँ पर, और शुद्ध रूप लिखा जाता है। जैसे हम 500 के जगह कई बार मुख्य सुविधा के लिए बोल देते हैं 500 कि 500 रुपये देना भाई, लेकिन यदि हम किसी को लिख कर कहेंगे तो कहेंगे 500 रुपये। तो एक तो भाषा का स्थायित्व रहता है, दूसरा अपनी इच्छानुसार पृष्ठ या खबर को पढ़ने की सुविधा भी रहती है। आपके पास अखबार आया और आपको ज़रूरत थी, आपको जिज्ञासा थी कि हम खेल पृष्ठ को सबसे पहले पढ़ें, तो आप खेल पृष्ठ को देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी सुविधा के अनुसार और चयन कर सकते हैं, जबकि रेडियो या टेलीविज़न में इस प्रकार के चयन की सुविधा नहीं होती। तीसरा है, इसमें प्रकाशित होने वाली खबरों को संदर्भ के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी दूसरे दोस्त को दिखा सकते हैं, देख हमारे गांव की, हमारे घर की, हमारे विद्यालय की ये खबर प्रकाशित हुई थी। चौथा है, इसमें लिखित भाषा का विस्तार होता है। व्यक्ति का भाषा स्तर जो है वह सुधरता है। पांचवा इसका गुण है कि कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश में देखे जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। छठी विशेषता है, एक से ज़्यादा बार इसको पढ़ सकते हैं। और सातवीं विशेषता है, इसको सुरक्षित रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। कटिंग, अखबार की कटिंग बहुत सारे लोग बार बार अपने पास रखते हैं। 14वां प्रश्न है, प्रिंट या मुद्रित माध्यम की दोष या सीमाएं क्या है? तो प्रिंट मीडिया मतलब अखबार, तो सबसे पहली जो कमी है वो तो यही है कि ये निरक्षर व्यक्ति के काम का नहीं है। अब देखें कि, और दूसरी ये है कि अखबार आज का जो अखबार है उसमें कल तक के समाचार आए हैं, आज की घटनाओं के बारे में नहीं आया। आप इंटरनेट पर, रेडियो पर, टेलीविजन पर जो अभी तत्काल 10 मिनट पहले कोई घटना घटी है उसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन अखबार में ये सुविधा नहीं होती। तो देखें कि प्रिंट मीडिया के माध्यम निरक्षर व्यक्तियों के काम नहीं आ सकते। समाचार एक निश्चित समय के बाद मिल पाते हैं और अखबार या पत्र पत्रिकाओं में उपलब्ध स्थान का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये 4-5 पेज में अखबार प्रकाशित होते हैं तो वहाँ पर बहुत कम शब्दों में ज़्यादा बात लिखी जाती है, और यदि कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारने के लिए अगले अंक का इंतज़ार करना पड़ता है। आज के अखबार में कोई गलत बात प्रकाशित हो गई तो कल के अखबार में फिर आएगा कि भैया वो चीज़ गलत थी, हमसे गलती से टाइप हो गया या गलती से लिखा गया, उसके लिए माफ़ करें। और टेलीविज़न या रेडियो में यदि इस प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो जो भी समाचार वाचक है, जो वक्ता है, वह तत्काल प्रभाव से उसे दुरुस्त कर देता है। अगला रेडियो के बारे में नोट्स है कि रेडियो एक श्रव्य और एक रेखीय अर्थात लीनियर माध्यम है। रेडियो में ध्वनि, स्वर और शब्दों की महिमा उल्लेखनीय होती है। रेडियो पर समाचार प्रसारित होने का एक निश्चित समय होता है। इसके अलावा इस पर समाचार नहीं सुने जा सकते। यदि कोई कठिन शब्द आ जाए तो उसके अर्थ के लिए शब्दकोश नहीं देखा जा सकता। श्रोता अपनी मर्जी से कभी भी और कहीं भी से भी समाचार नहीं सुन सकता। आपने अखबार में प्रिंट मीडिया देखा, प्रिंट मीडिया या अखबार में आपने क्रिकेट के समाचार देखे, आपने बाजार के भाव देखे, आपने खेल वाला पृष्ठ देखा, आपने राजनीति वाला देखा, आपने जो हम कह सकते हैं कि संपादकीय वाला पृष्ठ देख लिया, कोई भी देख सकते हैं। लेकिन श्रोता, रेडियो का जो श्रोता है वह अपनी मर्जी से कभी भी और कहीं से भी समाचार नहीं सुन सकता, उसे रेडियो के अनुसार ही चलना होता है।
16th नंबर है कि टीवी में शब्द और ध्वनियों की बजाय दृश्यों और तस्वीरों का ज़्यादा महत्व होता है, जबकि रेडियो में शब्द और आवाज़ ही महत्वपूर्ण है। 17वां है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। कौन सी शैली का? उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड इस प्रकार से होता है, पिरामिड सीधा तो इस प्रकार से होता है, अब ये उल्टा बना दिया हमने, तो उल्टे में क्या होगा कि जो महत्वपूर्ण अर्थात बड़ा समाचार था वो तो सबसे पहले या सबसे ऊपर होगा, और जो सबसे छोटा है वह समाचार सबसे नीचे होगा। पिरामिड में क्या होता है? सीधे पिरामिड में जो सबसे भारी चीज़ है वो नीचे है, हल्की चीज़ ऊपर है। यहाँ पर क्या होता है उल्टा पिरामिड में? उल्टा पिरामिड में यह होता है कि जो सबसे भारी चीज़ थी, जो सबसे महत्वपूर्ण समाचार था, वो सबसे ऊपर लिखा गया, और उसके हम कहें कि महत्व की दृष्टि से जो कमज़ोर थे वो नीचे लिखे जाते हैं। आगे चलते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण समाचार को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा जाता है, इंट्रो या लीड या मुखड़ा, दूसरा है बॉडी या ब्यौरा, और तीसरा है समापन। रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें क्या क्या है देखते हैं कि साफ सुथरी और टाइप की हुई कॉपी होनी चाहिए। रेडियो समाचार के लिए लिखी जाने वाली कॉपी में जटिल और उच्चारण में कठिन शब्दों या संक्षिप्त अक्षरों व अंकों का प्रयोग कम से कम किया जाए। प्रचलित और लोकप्रिय संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, WTO। इनका पूरा नाम लेंगे तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए इनके पूरे नाम ही लिए जाते, जो संक्षिप्त अक्षर हैं वही लिए जाते हैं। 21वां, रेडियो और टीवी में समाचार का फ्रेम आज होता है, मतलब समाचार कब के आते हैं? आज के आते हैं, टाइम फ्रेम आज का होता है, जबकि अखबार में टाइम फ्रेम कल होता है। 22वां है टीवी समाचारों में दृश्य और ध्वनि का तालमेल बेहद जरूरी होता है। अब टीवी की महत्वपूर्ण अब टीवी समाचारों में दृश्य और ध्वनि का मतलब दृश्य तो चल रहा है कुछ और ही और समाचार उसके साथ आ रहा है कुछ और ही, तो ऐसा संभव नहीं है, वो बड़ा अटपटा लगता है। इसलिए क्या हो, आप सबसे सही जो है दृश्य चले उसी के साथ साथ और समाचार भी चलें, दृश्य के साथ साथ ध्वनि भी चले। टीवी समाचारों की महत्वपूर्ण शब्दावली या उसके 7 चरण जो थे वो 7 चरण क्या क्या हैं? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, किसी भी बड़ी घटना की सूचना सबसे पहले और कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाना ही फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। फिर है ड्राई एंकर, कि जब तक घटना की दृश्य उपलब्ध न हो तब तक समाचार वाचक या वक्ता ही स्क्रीन पर रहता है और उस घटना के बारे में प्राप्त जानकारी दर्शकों को देता है। तीसरा, फोन इन, इसमें समाचार वाचक या वक्ता संवाददाता से फोन पर मिली जानकारी दर्शकों तक पहुंचाता है। घटना कहीं और घटी, टेलीविजन का स्टूडियो कहीं और है, आप अपने घर में देख रहे हो, आप अपने घर में टीवी देख रहे हो, तो आपके सामने टीवी पर चलेगा वो व्यक्ति जो समाचार पढ़ रहा है, लेकिन वह अपने किसी रिपोर्टर से वहाँ से बात करता है और बात का दृश्य नहीं उपलब्ध हो पा रहा, तो सिर्फ फ़ोन से बात सुनाई जाती है, तो उसे फ़ोन इन कहते हैं। एंकर विजुअल, किसी भी घटना के बाद उससे संबंधित दृश्य प्राप्त होने के बाद लिखे जाने वाले समाचार एंकर विजुअल कहलाते हैं। मतलब दृश्य प्राप्त हो गए, अब दृश्य आप वहाँ पर देख रहे हो तो एंकर बोल रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो बैकग्राउंड में है, पृष्ठभूमि में है, और आप वो दृश्य अपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर देख रहे हो तो उसे एंकर विजुअल कहते हैं। फिर आता है एंकर बाइट, तो किसी भी घटना की पुष्टि करने के लिए घटना स्थल पर मौजूद व्यक्तियों या प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखाना या सुनाना, ये एंकर बाइट कहलाता है। इससे खबर प्रामाणिक बन जाती है। छठा है लाइव, तो घटना स्थल से दृश्यों का सीधा प्रसारण करना ही लाइव कहलाता है। और अगला है एंकर पैकेज, तो किसी भी घटना की संपूर्ण जानकारी, दृश्य और बाइट उपलब्ध हो जाने पर पूरी वो जो भी घटना घटी उसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई, वहाँ के दृश्य मिल गए, विजुअल मिल गए, और वहाँ पर आपने किसी व्यक्ति से उसकी बाइट भी ले ली, तो ये तीनों चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो गई, तो वह है एंकर पैकेज। पैकेज में तो वही होता है समस्त संपूर्ण चीज़ें,
तो बाइट उपलब्ध हो जाने के बाद इन सब चीज़ों को शामिल करते हुए ग्राफिक्स के जरिए समाचार उपलब्ध करवाना ही एंकर पैकेज कहलाता है। इसमें घटना से जुड़े सभी तथ्य शामिल हो जाते हैं। तो प्रश्न था हमारे एबेसेदा वाले वीडियो में कि संपूर्ण तथ्यों के साथ प्रकाशित या प्रसारित की जाने वाली चरण को क्या कहते हैं, तो उसको एंकर पैकेज कहा जाता है। नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़। तो टीवी में दो प्रकार की आवाज़ें होती हैं। एक तो वे जो किसी कथन या बाइट के लिए इस्तेमाल होती हैं, और दूसरी वे प्राकृतिक आवाज़ जो दृश्य के साथ साथ चलती हैं, जैसे चिड़ियों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, हॉर्न की आवाज़ और दूसरे प्रकार की आवाज़ जो प्राकृतिक रूप से आ रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ कहते हैं। 25वां पॉइंट कि टीवी और रेडियो की भाषा ऐसी हो जो सामान्य आदमी को भी समझ आ सके, लेकिन इस प्रयास में भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम जो हमने एबेसेदा वाले में भी शामिल किए थे, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, ये इंटरनेट पत्रकारिता के ही 3 अन्य नाम हैं। अगला है, इंटरनेट पत्रकारिता की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखें कि इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, एक टूल है। आप व्हाट्सअप इधर से भेजते हैं, वहाँ प्राप्त हो जाता है, तो बहुत त्वरित गति से यह काम करता है। यूजर सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत और सार्वजनिक खबरों के आदान प्रदान के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। जो भी यूजर है वह सूचना के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने ज्ञान या नॉलेज के लिए, व्यक्तिगत संवाद मतलब किसी एक आदमी से संवाद कर सकता है व्हाट्सएप पर, और सार्वजनिक अर्थात ग्रुप के माध्यम से भी संवाद कर सकता है। तो इनके आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट के को 2 रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। पहला है खबरों के संप्रेषण के लिए, और दूसरा है किसी खबर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, ईमेल के जरिए सूचना भेजने, प्राप्त करने, समाचारों के संकलन करने और घटनाओं की पुष्टि या सत्यापन करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 29वां भाग देखें कि इंटरनेट के दुरुपयोग क्या क्या हो सकते हैं। इंटरनेट के कुछ सीमाएं हैं, वो क्या हैं, तो दुरुपयोग, इसकी सीमाएं, इसकी कमियां। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इसमें लिखेंगे कि कुछ लोग इंटरनेट को अश्लीलता, दुष्प्रचार, गंदगी और अफवाह फैलाने का माध्यम बना लेते हैं। इसका प्रयोग आजकल ठगी, जालसाजी और फ्रॉड के लिए भी किया जाने लगा है। कई बार आपके पास फ़ोन आते हैं, ओटीपी पूछते हैं, या हमने अखबारों में, टीवी पर ये देखते हैं, समाचार पढ़ते सुनते हैं कि किसी व्यक्ति के पास फ़ोन आया और उसने कहा कि आपका एटीएम बंद होने वाला है, इसलिए ये ओटीपी बताओ, और उसके खाते से पैसे कट जाते हैं। तो इस प्रकार का फ्रॉड है, वह भी ठगी जो है वह भी सारी इंटरनेट के माध्यमों के माध्यम से की जाती है। दुनिया में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है, जबकि भारत में दूसरा। पहला दौर 1982 से 92 तक, दूसरा 93 से 2001 तक, और तीसरा दौर है 2002 से अब तक। और भारत में कब से शुरू हुआ था? 1993 से 2001 का ये भारत का पहला दौर था, और ये दूसरा दौर है। भारत में दूसरा, दुनिया में तीसरा। भारत में इंटरनेट का दौर 1993 से शुरू हुआ था, और HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे चलते हैं। ब्राउज़र, इसके जरिए यूज़र इंटरनेट की दुनिया में कोई भी चीज़ या जानकारी खोज सकता है। जैसे हमारे फ़ोन में क्रोम होता है, तो जो क्रोम है, उसी क्रोम को क्या कहते हैं? ब्राउज़र कहा जाता है। भारत की पहली साइट rediff.com को माना जाता है, और वेबसाइट पर शुद्ध रूप से पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है। भारत में हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत वेब दुनिया नामक पोर्टल से हुई थी। इंदौर से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC को माना जाता है, और यह इकलौती साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के अनुसार चल रही है। और BBC की फुल फॉर्म यह है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, यह भारत में भी इसी नाम से चल रही है। 38वां भाग देखें कि वर्तमान में हिंदी की पत्रकारिता अपने शिशु काल में है, क्योंकि हमारे पास हिंदी का कोई कीबोर्ड नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है।
अब अगला प्रश्न है, हिंदी नेट पत्रकारिता पर एक टिप्पणी लिखें। तो हिंदी में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ वेब दुनिया से माना जाता है। इंदौर का नई दुनिया ग्रुप हिंदी का पहला संपूर्ण पोर्टल माना जाता है। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, अमर उजाला सहित समस्त अखबारों के नेट संस्करण आज उपलब्ध हैं। प्रभा साक्षी जैसा अखबार और अपनी माटी जैसी पत्रिकाएं सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं। तो प्रभा साक्षी ऐसा इकलौता अखबार है जो सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। पत्रकारिता के हिसाब से हिंदी की श्रेष्ठ साइट बीबीसी को माना जाता है। आज केंद्र और राज्य सरकार के समस्त मंत्रालयों और विभागों के द्वारा इंटरनेट पर अपने अनुभाग शुरू किए जा चुके हैं। आप देखते हैं कि सारे ऑफिस इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। हम अपनी सारी जानकारियां इंटरनेट पर ही दुरुस्त करवानी पड़ती हैं। सार रूप में कहा जा सकता है कि हिंदी की वेब पत्रकारिता अपने शिशु काल में है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी फ़ॉन्ट की आ रही है। अभी तक हिंदी के लिए समुचित कीबोर्ड नहीं बन पाया है, क्योंकि लेकिन पिछले कुछ सालों में हुए बदलावों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हिंदी वेब या नेट पत्रकारिता का भविष्य बड़ा ही उज्जवल है और बहुत जल्द ये प्रगति करेगा। तो हम थे अभिनव सरोवा, व्याख्याता, जो हिंदी अनिवार्य और साहित्य दोनों का अध्ययन अध्यापन करवाते हैं। चलिए, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।